हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के चौथे अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिसमें द्विघात समीकरण के विषय में बताया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके इतिहास को समझेंगे और उसके बाद फिर इनको समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर इनके हल को भी ज्ञात करने जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, उसके विषय में लोगों का सबसे ज़्यादा मानना है कि ये जो द्विघात समीकरण होता है, इसके हल को जो ज्ञात करने का विधि था या इसके विषय में जो अध्ययन का बात होता है, वो बेबीलोन के लोग सबसे पहले यानी कि जाने थे। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग सबसे पहले, ऐसा बताया जाता है कि अगर दो संख्याओं का योग दिया रहता और दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है, तो उस स्थिति में संख्याओं को वही लोग सबसे पहले ज्ञात करने सीखे थे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब द्विघात समीकरण कोई व्यक्ति जानता हो, तब ही ऐसा संभव है। जब दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया रहे तो उससे हम लोग संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा बात इसके विषय में क्या आया, जब यूक्लिड का बारी आया, यानी कि यूनान के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको ज्यामितीय रूप में यानी कि व्यक्त करने का प्रयास किया, यानी कि एक तरह से चित्रित करने का प्रयास किया, एक तरह से पिक्चराइज बोल सकते हैं, यानी कि फिगर के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि भारत के जो यानी कि ब्रह्मगुप्त थे, जिनका जन्म 598 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 665 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से हल यानी कि करना शुरुआत कर दिया था। ठीक है, और ये सूत्रित भी किया था, यानी कि ax² + bx = c के रूप में एक तरह से व्यापक रूप से सूत्र दिया था, या तो एक तरह से बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से सूत्र लिखा था। क्योंकि देखिए कि कोई भी यानी कि जो वाक्य होता है या जो भी कहा गया हो या जो भी थ्योरी है, अगर उसको सूत्रित कर दिया जाता है तो पूरी तरीके से उसका क्रेडिट उस व्यक्ति को चले जाता है। आज हम लोग यही तो कर रहे हैं। न्यूटन के विषय में अगर जानते हैं तो न्यूटन ने जो F = m/a दिया था, तो ये सूत्रित करने के आधार पर ही बताया गया कि बल के विषय में सबसे ज़्यादा जो जानकारी दिया, या खोज के विषय में अगर बोला जाए तो न्यूटन ने बल के विषय में सबसे अधिक खोज किया है। क्यों? क्योंकि F = m/a यानी कि उसने सूत्र दे दिया था। ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि यानी कि जो ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने पहली बार द्विघात समीकरण को सूत्रित करने का प्रयास किया, एक तरह से यानी कि स्पष्ट रूप से लिख दिया कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ax² + bx = c के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है इनके किताब में। दूसरी चीज क्या है कि श्रीधराचार्य जब हुए, यानी कि 1025 ईस्वी में, उन्होंने बताया था द्विघाती सूत्र के विषय में। द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन इन्होंने किया है। आप लोग आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। x बराबर डायरेक्टली हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं जब भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया रहेगा, यानी कि ax² + bx, और ये c को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हो रहा है। हालांकि जब मूल रूप हम लोग पढ़ेंगे तो ax² + bx + c के रूप में होगा। तो उसका जब हम लोग हल करेंगे, x का 2 मान निकलेगा, और वो काफी ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा अगर ज्ञात करेंगे तो लंबा तो ज्यादा नहीं होता है हालांकि, लेकिन एक प्रोसेस वाइज होता है। तो वो चीज हो सकता है, या तो फिर द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो ये यहाँ पर पूरा यानी कि सूत्र दे दिया है a b c, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनके द्वारा अगर वैल्यू को यहाँ पे हम लोग अगर रख दें तो डायरेक्टली x का 2 मान ज्ञात हो जाता है, और ये श्रीधराचार्य ने सूत्र दिया था। ठीक है, और वो भी 1025 ईस्वी में। और इसके विषय में जो ये यानी कि जो सूत्र के विषय में हो या फिर इनके विषय में बताने का काम जो किया था, ये भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने ही लिखा है, इनके विषय में बताया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, यानी कि जब अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो इसमें देखिए लिखा है अल ख्वारिज्मी के विषय में, जो अरब के यानी कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इसके विषय में अगर आप आगे भी पढ़िएगा तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 800 ईस्वी का लगभग का बात है। इसने बताया कि विभिन्न प्रकार के समीकरण का अध्ययन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो द्विघात समीकरण था उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया था, और वो इनके द्वारा यानी कि अल ख्वारिज्मी के द्वारा। ये अरब के यानी कि गणितज्ञ हैं। फिर अब्राहम बार हिया हा नासी के द्वारा 1145 इसमें बोला गया है कि लिम्बर इम्बाइडोरम पुस्तक में पूर्ण हल यानी कि विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरण का पूर्ण हल का व्याख्या किया गया था। तो इसी तरह से अगर देखिएगा तो अलग अलग प्रकार से द्विघात समीकरण के विषय में हमारे इतिहास में, ठीक है, व्याख्या मिलता है। कई प्रकार से हम लोग देख पाते हैं
कि कहीं ना कहीं अगर देखिएगा, चाहे भारत हो जाए, चाहे अरब हो जाए, चाहे यूनान हो जाए, या चाहे बेबीलोनियन सभ्यता का बात करें, हर जगह पर इसके विषय में कुछ ना कुछ यानी कि एक तरह से क्लू मिल जाता है, यानी कि इतिहास में कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने मिलता है द्विघात समीकरण के विषय में। लेकिन पहली बार अगर देखा जाएगा तो ये यानी कि ब्रह्मगुप्त ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के रूप में स्पष्ट रूप से सूत्रित किया था द्विघात समीकरण को। इसीलिए सबसे बड़ा अगर क्रेडिट दिया जाता है आज के समय में भी द्विघात समीकरण के लिए तो ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है, और ये भारत के हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लोगों को यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोगों के देश से किसी तरह का अगर कुछ काम हुआ है बेहतरीन, अगर गणित के क्षेत्र में हो जाए या साइंस के क्षेत्र में हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों को एक तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए। अब आगे हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग हल करने भी एक एक करके सीखेंगे। अब आगे समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ इस प्रकार के यानी कि समीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें समीकरण का अध्ययन करेंगे जिसमें चर के रूप में x होगा और x का घातांक 2 होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। हालांकि हर जगह पर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ x ही है, x के अलावा भी कुछ चर हो सकता है, चाहे y हो सकता है या t हो सकता है, s हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरह से हम लोग ले सकते हैं ऐसा कि ये प्राय हम लोगों को देखने मिलेगा कि x ही चर के रूप में उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पर वैसे समीकरण का अध्ययन करेंगे जिसमें चर के रूप में x होगा और x का घातांक 2 होगा, यानी कि द्विघात समीकरण का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो मूल रूप होगा कुछ इस प्रकार से होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मूल रूप का अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होगा। तो ये यानी कि क्या है, मूल रूप है। मूल रूप का मतलब क्या होता है कि जितने भी समीकरण हम लोगों को देखने मिलेगा, ये सारा समीकरण द्विघात समीकरण अगर होगा तो इसी रूप में उपस्थित रहेगा। तो इसी को हम लोग मूल रूप कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग ऐसे ले लेते हैं कुछ उदाहरण, जैसे है, ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, या फिर 5x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 9, या फिर ऐसे करके भी ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 8 इत्यादि। तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों के पास हो सकता है जो द्विघात समीकरण है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो बेबीलोन के लोग थे, जो आपको हम यहाँ पे इतिहास के यानी कि पार्ट में जो बताए, तो उसमें बताया जा रहा था कि कोई भी दो संख्या अगर दिया रहेगा और उसका दो संख्या का यानी कि दो संख्या दिया ना रहे बल्कि उसका गुणनफल और योगफल दिया रहे, तो उससे हम लोग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम लोग द्विघात समीकरण का अध्ययन करने जानेंगे। तो ये कैसे संभव है, तो इसको चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं हम लोगों को यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ हो, जैसे 2 और 3 है, तो ये दो संख्या है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। मान लेते हैं कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग 2 और 3 लिए हैं तो इसका वजह क्या है कि हम लोगों को योग और गुणनफल चेक करना है, ठीक है, बाकी और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो दोनों का मान लीजिए कि बाद में अगर हम लोगों को पता ना रहे कि क्या संख्या था, तो x और y मान लिए कि 2 को यहाँ पे x बोल रहे हैं और 3 को y बोल रहे हैं। हमारे पास संख्या नहीं है, अगर संख्या ले लेंगे तब तो कोई मैटर ही नहीं यहाँ पे बनता है, कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर 2 को x के रूप में लिखें और 3 को y के रूप में लिखें, तो यहाँ पर देखिए 2 और प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी कि गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 3 गुना 2 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि ये हमारे पास दिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसको पूरी तरीके से हटा देंगे, मतलब हमारे पास संख्या जो दिया हुआ था वो नहीं है, उसका सिर्फ योगफल है और गुणनफल है, ठीक है। तो योगफल और अगर गुणनफल अगर दिया रहेगा, तो बेबीलोन के लोग ऐसे थे जो सबसे पहले यानी कि इसको इस समीकरण के द्वारा संख्याओं को ज्ञात करने सीखे थे। तो आखिर में कैसे ज्ञात किया जा सकता है इससे संख्याओं को, उसको हम लोग समझेंगे।
तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं पहला, ठीक है। तो संख्या का योग देख सकते हैं क्या है, संख्याओं का योग तो योग अगर देखा जाएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, एवं गुणनफल अगर देखा जाए गुणनफल तो इसमें कुछ इस प्रकार से देखने मिलता है, यानी कि x इंटू वाई बराबर 6 है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर या y बराबर लिख सकते हैं 6 और बटे x। चूंकि इस बार में देखिए यहाँ पर जो x है ये गुना में है इधर, तो इस साइड अगर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा। अब इसको अगर समीकरण 1 मान लें और ये जो यहाँ पे y का वैल्यू है यहाँ अगर रख दें तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। और वो कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे y का वैल्यू है तो इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x का x है और y का y लिखें और बराबर 5 दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, x और प्लस y के स्थान पर 6 और बटे x लिख देंगे बराबर 5 होगा। तो x और गुना अगर x करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, तो एलसीएम लेंगे 1 और x का तो x हो जाएगा, तो x गुना x हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा और बराबर 5। ये जो भाग में देख सकते हैं यहाँ पे x है, इसको इस साइड अगर ले आएंगे तो 5 के साथ गुना हो जाएगा और आ जाएगा 5x। तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5x, और इस साइड अगर 5x को ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। तो जिस प्रकार से मूल रूप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं जिस प्रकार से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पे भी देखिए 1x स्क्वायर प्लस माइनस 5x और प्लस 6, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो ये जो समीकरण है इससे अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि संख्या क्या था, आपको पहले ही बता चुके हैं कि संख्या जो है वो 2 और 3 है। तो अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x के साथ में आपको देखना होगा कि क्या है गुना में, तो यहाँ पर अगर देखिए x के साथ में 1 गुना में है तो इसको हम लोग दोनों को गुना करेंगे, लास्ट वाले को और शुरू वाले को, तो 6 और 1 को गुना करेंगे तो 6 होगा। अब 6 को जैसे हम लोग तोड़ेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएगा 6 का 2 और 3। अब ऐसा करना है कि यहाँ पे हम लोगों को जोड़ घटा के 5 पुराना है, तो अगर -2x लिखें और -3x लिखें तो बराबर हो जाएगा -5x। तो कुछ इस प्रकार से यानी कि हमारे पास एक गुणनखंड आ गया, मतलब -5x को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x और -3x और प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, मतलब इसमें और इसमें क्या मिल रहा है। तो x अगर मिल रहा है तो x बार करेंगे तो एक x यहाँ बचेगा और यहाँ पर देखिए माइनस में 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे -3 देखिए मिल रहा है, चूंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 6 के पास तो 3 है ही, तो इसको अगर यहाँ से अगर हम लोग 3 माइनस कर यानी -3 को अगर हटा लें निकाल लें तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा, चूंकि -3 और -2 को अगर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए x-2 और यहाँ पे भी x-2 है, तो x-2 अगर बाहर कर लें तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे या x-2 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 ले लेना है, इस खंड के बराबर भी और इस खंड के बराबर भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसीलिए x बराबर ये जो माइनस में है उस साइड अगर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। एवं दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है खंड जो है x-3 है बराबर 0 लेंगे तो इसीलिए x बराबर 3 हो गया। तो देख सकते हैं कि जो संख्या दिया हुआ था हमारे पास पहले जो हम लोग मान लिए थे x और y का यानी कि जो वैल्यू है जिस प्रकार से देख सकते हैं कि ये यानी कि 2 और 3 होगा। तो यहाँ पे हालांकि हम लोगों के पास x ही प्राप्त हुआ है लेकिन दोनों संख्या प्राप्त हो गया कि दोनों संख्या क्या क्या था, एक था 2 और एक था 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर 2 गुना 3 करें तो यहाँ पे 6 भी है। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर में जो यूक्लिड है वो किस तरह से ज्यामितीय रूप में इसी समीकरण को दर्शाने का प्रयास किया था। तो इस पार्ट को पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आगे समझेंगे कि यूक्लिड ने किस प्रकार से द्विघात समीकरण को ज्यामितीय रूप में निरूपित किया था। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई हम लोग मानेंगे कुछ अलग संख्या को और चौड़ाई को भी अलग मान लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चौड़ाई x है और ये जो लंबाई है इसका x से 5 मीटर अधिक है। अगर यहाँ पे चौड़ाई अगर मान लीजिए कि x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x से 5 मीटर अधिक। अब फिलहाल के लिए अगर हम लोग समझें यहाँ पे कि ये अगर लंबाई चौड़ाई अगर है 7 तो ये 12 हो जाएगा, 7 5 12। तो इसी के अनुसार से अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि ये जो लंबाई और चौड़ाई है तो इसका अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल का बात करें तो 12 और गुना यहाँ पर जैसे 7 था और यहाँ पे 12 था, 12 और गुना 7 तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 84। यानी कि क्षेत्रफल दे दिया है 84 और चौड़ाई मान लिए हैं x और लंबाई मान लिए हैं यहाँ पे x + 5। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात किया जाएगा तो ये यूक्लिड ने बताया था। आपको पता होगा कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यही चीज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें कुछ लिख लेंगे इस प्रकार से कि माना कि आयत की चौड़ाई x एवं लंबाई, या ऐसे ही मान लेंगे चौड़ाई x है इसीलिए लंबाई बराबर x + 5 होगा। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सवाल में दिया हुआ रहेगा, ये सारा चीज दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिए हैं, इतना कंडीशन आपके पास दिया हुआ रहेगा कि अगर लंबाई x है तो बोलेगा यहाँ पे चौड़ाई अगर x है तो लंबाई उससे 5 मीटर अधिक है। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। एवं क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 84 है तो लिखेंगे अब चूंकि क्षेत्रफल बराबर 84 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग अब लिख सकते हैं लंबाई और गुना चौड़ाई। और लंबाई और गुना चौड़ाई जैसे करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल के बराबर एक यानी कि वैल्यू आएगा और उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो लंबाई का वैल्यू आप देख सकते हैं x + 5 है और गुना में चौड़ाई का वैल्यू x है बराबर 84। जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x गुना x तो x² और x गुना 5 तो 5x और ये जो 84 है इस साइड में ले आएंगे तो माइनस में 84 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर देख लें, ध्यान दे लें, अगर बराबर के इस साइड में ही रख लें तो हम लोगों के पास ये भी प्राप्त हो जाएगा कि ये जो ब्रह्मगुप्त थे वो उन्होंने जो बताया था यानी कि एक समीकरण जो बताया था ax² + bx = c, ये हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। देख सकते हैं ax² मतलब यहाँ पर अगर a ले लें, एक ले लें तो ये ax² + bx = c के रूप में समीकरण प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मगुप्त ने जो बोला था वो कुछ इस प्रकार का समीकरण बोला था और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सटीकता से यानी कि एक तरह से बैठ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस 84 को अगर इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा और बराबर 0 प्राप्त होगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इसको यानी कि फैक्टराइज करके और फिर x का मान ज्ञात हो जाएगा, मान ज्ञात कर लेंगे। तो 84 को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। 2 से अगर तोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से अगर भाग देंगे तो 21 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर गुना करेंगे 2 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 में से अगर 7 माइनस करें तो 5 बच जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 5 है वो आ रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 5x अगर हम लोगों को बचाना हो तो 12x में से 7x को माइनस करना होगा, ठीक है। और ये 84 का गुणनखंड भी है। तो इस प्रकार से हम लोग तोड़ लेते हैं इसको। तो x² और प्लस में 12x माइनस में 7x तो 5x हमारे पास बचेगा और 12 गुना 7 84 भी होता है और माइनस में 84 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से यानी कि हमारे पास 4 पार्ट में समीकरण टूट चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में x है तो x बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस में 12 और दूसरा देखिए यहाँ पर -7 अगर कॉमन ले लें, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा माइनस तो प्लस होगा और यहाँ पर 7 बाहर कर लिए तो x बचेगा और
यहाँ पर भी देखिए -12 हो गया है तो प्लस बचेगा, और 12 गुना 7 होता है तो 84, तो इसीलिए 12 बचेगा। यानी कि 12 और गुना 7 अगर करेंगे फिर यानी कि ये जो ब्रैकेट है उसको तोड़ लेंगे तो 12 गुना 7 तो बरसते 84 हो जाएगा और बराबर 0। अब फिर हम लोग आगे जैसे देखते हैं तो x + 12 और x + 12 देखिए दोनों पार्ट में यानी कि कॉमन आ रहा है, तो हम लोग x + 12 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ देख सकते हैं इस पार्ट में x बचेगा और इसमें -7 बचेगा, तो यहाँ पर x और -7 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अब यहाँ पे या, क्योंकि खंड हो चुका है, ये जो द्विघात समीकरण था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा x में +12 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -12 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो संभव है नहीं क्योंकि लंबाई किसी भी आयत का -12 नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए हटा देंगे। एवं दूसरा जो वैल्यू हमारे पास यानी कि है x - 7 बराबर 0, ये जो पार्ट है इससे हम लोगों को x बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। अब x बराबर जैसे 7 प्राप्त हुआ तो देख सकते हैं x का मान 7 हो गया, तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये 7 हो गया, तो लंबाई हो जाएगा x + 5 यानी कि 7 + 5 तो 12। तो आपको पहले भी बताए थे कि चौड़ाई को हम लोग 7 लेंगे और लंबाई को 12 लेंगे, जो पहले शुरुआत में चित्र बनाने के वक्त में ही आपको हम बता चुके थे। तो लिख देंगे अतः चौड़ाई x बराबर 7 मीटर एवं लंबाई x + 5 यानी कि x का मान यानी कि 7 है और +5 यानी कि 12 मीटर है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम लोग एक तरह से ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त कर चुके हैं ग्राफ। एक तरह से ये जो हमारे पास सवाल दिया हुआ था, ये उदाहरण दिया हुआ था, जो जिसे बोला जा सकता है कि यूक्लिड ने बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यू जो x का मान हो गया यानी कि जो निकल गया, इसी से हम लोग दोनों का यानी कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर चुके हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि जो यानी कि यूक्लिड जो थे उसने इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ भी बनाया हुआ होगा, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ग्राफीय हल को जानेंगे तो आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप